हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। और आज हम केमिस्ट्री का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का, जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये नोट्स बने हुए हैं, आप इनको फोकस कीजिए और पढ़िए इनसे। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जितने भी लॉज हैं ये सारे के सारे ईयर 1740 से लेके 1760 के आसपास डेवलप हुए हैं, मतलब कि 18th सेंचुरी के मिड में ये लॉस डेवलप हुए हैं। खैर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन लॉस से होता क्या है, एक्चुअली हमारे सामने केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आगे चल के आने वाली हैं, तो ये पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शंस होती किस बेस पे हैं। अभी तक आपने देखा होगा 10th क्लास में कुछ आप दो चीज़ें मिलाते हो और कुछ बन जाता है। ओके, तो ये कैसे बन जाता है बस आपने रट लिया है। तो अब आगे की क्लासेस में ये पता चलने वाला है कि ये रिएक्शन होती कैसे है। ओके, तो हम वन बाय वन लॉस को पढ़ेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सिंपली आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। सो मान लीजिए कि कोई रिएक्शन हमारे पास जा रही है एंड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट इज वन रिएक्टेंट इज ए, अनदर इज बी, एंड ए एंड बी कंबाइन टुगेदर एंड प्रोड्यूस सम सब्सटेंस सी एंड डी। ओके, सो ये क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्शन के बिफोर में जितना मास होता है आपके रिएक्टेंट्स का, उतना ही मास आफ्टर द रिएक्शन जो होता है प्रोडक्ट का होता है। ओके, अब इसका हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हमें देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास है एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ आपके सामने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट इज इक्वल्स टू CO2। तो सबसे पहले चेक करो कि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिट नहीं बैठेगा, और अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिट बैठेगा। ओके, तो ये एटम फॉर्म में है कार्बन का एक एटम है, देन ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो मास ऑफ द कार्बन इज 12। ओके, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन का एक का मास होता है 16 एक एटम का, तो 2 एटम का 32 एंड दे गिव अस टोटल मास इक्वल्स टू 44। नाउ आफ्टर द रिएक्शन वी हैव अ कंपाउंड CO2 एंड दिस ऑलरेडी हैविंग द मास 44। आई होप आपको मास बनता होगा, इसका 12 होता है, इसका 32 होता है, तो जोड़ दीजिए तो 44 हो जाएगा। ओके, सो बट नाउ इट इज, अब आप पूछेंगे कि क्या ये रिएक्शन हर जगह कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह लगता है? बिल्कुल नहीं। ये बाद में जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज हुई और रेडियो एक्टिव डिके, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कि कुछ एलिमेंट होते हैं जो अपने अंदर से खुला रखे जाने पर एनर्जी के रेडिएशन छोड़ते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये रेडिएशन छोड़ते हैं, तो उनमें अपने आप उनका मास कम होता है। तो वो जो रिएक्शन होती है जिनमें मास कम हो जाता है तो उनमें हम निकालते हैं मास डिफेक्ट। क्या निकालते हैं? मास डिफेक्ट। मतलब पहले कोई चीज थी, उसका अमाउंट, उसका मास कुछ दूसरा था एंड आफ्टर द रिएक्शन उसका मास कुछ कम हो जाता है। ओके, या अभी के लिए मान लो बढ़ भी जाता है, तो या तो मास मतलब ओरिजिनल मास नहीं रहता है, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद का मास सेम नहीं होता है। तो ये रिएक्शन जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन कहलाती है। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन भी इनको बोलते हैं। तो मैंने लिखा बट नाउ इट इज दीज लॉ इज नॉट वैलिड। मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह ही फेल हो जाता है, बट कुछ केसेस में ये फेल हो जाता है एज एग्जिस्टेंस ऑफ मास डिफेक्ट अंडर द मास डिफेक्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब कुछ रिएक्शन में मास डिफेक्ट हुआ करता, उसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। ओके, एंड मास डिफेक्ट की जो रिएक्शन आप पढ़ेंगे उसमें आपके पास एक कंसेप्ट आएगा कि मास जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बर्बाद होता है या एक्सप्रेस होता है। सो डेल्टा ई मीन्स चेंज इन एनर्जी। रिएक्शन के दौरान कुछ एनर्जी निकलती है, तो कितनी एनर्जी? चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम, मतलब मास में कितनी कमी आई या मास में कितना चेंज हुआ, मल्टीप्लाइड बाई C²। सो दिस इज इस टाइप की रिएक्शन। अभी ज्यादा इस पर तवज्जो मत दीजिए, ध्यान मत दीजिए, ये बाद में आएगा। आपको बस एक एक्सप्रेशन है वो मैंने लिख दिया, तो इसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का NCERT में है और आपको इंपॉर्टेंट भी है कंजर्वेशन ऑफ मास का, और ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, सो वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हियर इज क्वेश्चन इज 1.5 ग्राम ऑफ C2H6, you know it is ethane on complete combustion gives 4.4 gram of carbon dioxide and 2.7 gram of H2O. Show that the reaction obeys the law of conservation of mass. तो आपके सामने कुछ सिचुएशन दी गई है, आपको बताना है कि भाई शो करो कि ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मास को ये रिएक्शन फॉलो कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो सबसे पहले देखो आप क्या करो कि आप इस रिएक्शन को लिख लो। तो आपने रिएक्शन को लिख लिया C2H6 प्लस
O2। देखो अभी इस रिएक्शन को आप ऐसे समझो, ये मैंने 7/2 वगैरह लिख दिया है, आप ऐसे इसको लिखो क्योंकि पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको बनानी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले यदि मैं इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, ये 7/2 आप भूल जाओ अभी। ओके, थोड़ा सा मोबाइल हिल रहा है क्योंकि स्टैंड नहीं है, लॉकडाउन क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप। तो यदि मैं इसको रिएक्शन को लिखता हूं तो देखो एक्चुअली होगा क्या, मैं यहां लिख देता हूं जगह बना के, C2H6 प्लस O2। और जब भी कोई हाइड्रोकार्बन C2H6 प्लस O2, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो तीन चीज देता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर एंड देन हीट। यार तो ये तीन चीज तो मिलेंगी आपको। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। सो हम फिर से वापस आते हैं, क्या था, C2H6 combined with oxygen and it will gives us CO2, H2O and heat। नाउ इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। देखो तो बैलेंस करने का तरीका क्या है, कार्बन लेफ्ट साइड में कितना है, 2 है, तो राइट साइड में भी कितना होना चाहिए, 2, तो इसके आगे 2 लगा दो। अब 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, देखो राइट साइड में। अभी थोड़ा और, हाइड्रोजन अनबैलेंस कौन है, फिर हाइड्रोजन है। वैसे रूल ये होता है कि सबसे ज्यादा नंबर वाले से स्टार्ट करते, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अनबैलेंस हाइड्रोजन था। कार्बन तो 2 से 1 में गया था, ओके, बट हाइड्रोजन जो है 6 से सीधे 2 में गया था। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 3 लगा दो, तो 3 2 जा 6। अब देखो ऑक्सीजन में कितनी गड़बड़ी आ गई, ऑक्सीजन देखा जाए तो यहां से 3 और यहां से 2 2 जा 4, मतलब 7 ऑक्सीजन। तो O2 मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, तो मुझे यहाँ पे कितने लगाने पड़ेंगे, 3.5, क्योंकि 3.5 का डबल कितना होता है, 3.5 मतलब 3.5 का डबल होता है 7। तो 3.5 को क्या लिख सकता हूँ, 7/2 O2। तो ये रिएक्शन एक तरीके से फिर क्या बन गई, C2H6 प्लस 7/2 O2 प्लस 2 CO2 प्लस 3 H2O। अब इस हाफ को हटाना है तो थ्रू आउट 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिएक्शन हो गई 2 C2H6 प्लस 7 O2 प्लस 4 CO2 प्लस 6 H2O प्लस H2O या प्लस हीट। ओके, ये है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब शुरू होती है यार 1.5 ग्राम। अब देखो अब क्वेश्चन शुरू होता है, अब कह रहा है कितना, 1.5 ग्राम दिया गया है C2H6। अब ये रिएक्शन से क्या पता चलता है, ये रिएक्शन से ये पता चलता है कि कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए जब 2 मोल आप इथेन के लोगे, 2 मोल इथेन पर कंबशन के लिए आपको 7 मोल जरूरत पड़ेगी किसकी, ऑक्सीजन की। उस समय 4 मोल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का और 6 मोल बनेगा किसका, H2O का। ये बैलेंस स्ट्रक्चर है, कितना लेना चाहिए और कितना बनना चाहिए, समझ गए ना। जब 2 मोल आप लोगे तभी आपके पास 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, कुछ कम बनेगी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो भाई हमारे पास कितना दिया है, 1.5 ग्राम C2H6, तो 1.5 ग्राम के मोल निकाल लो, कितना बनेगा 1.5 ग्राम पे। ओके, तो 1.5 ग्राम पे मैंने मोल निकाला। सो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला याद कर लो, पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास। सो गिवन मास इज 1.5, मोलर मास इज 30। सो वी हैव 1/20 दैट इज इक्वल्स टू 0.05 मोल्स आ गया मेरे पास किसका मास है, ये 0.05 मोल्स है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। ओके, अब लिसन यार, देखो क्या हो रहा है कि जब 2 मोल आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो आपको 2 मोल इथेन पर 7 मोल जरूरत पड़ती है किसकी, ऑक्सीजन की। सो आ जाओ भाई कि 2 मोल के लिए ऑक्सीजन कितना लगता है, 7 मोल। तो 0.05 के लिए कितना लगेगा, 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 दैट इज इक्वल टू 7/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 7/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बट मुझे क्या चाहिए, मास, मुझे मास चाहिए था, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि शो करना है, सेटिस्फाई करना है कि कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो मुझे लेफ्ट साइड का मास चाहिए। तो चलो भाई इथेन का मास निकालता हूं मैं, तो 7/40 मोल्स में कितना होगा, मास कैसे निकालते हैं, सैंपल मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट मल्टीप्लाइड बाई मॉलिकुलर मास C2H6 का जो मॉलिकुलर मास होगा या मोलर मास होगा, मोलर मास भी लिख सकते हो। सो मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, मतलब एक मिनट, वन सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन बन रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा था कि 2 मोल इथेन के साथ 7 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, तो 0.05 मोल के साथ कितनी रिएक्ट करेगी, 7/40 मोल ऑक्सीजन। ओके, तो मेरे पास ऑक्सीजन का मास अनअवेलेबल है, यस, ये वाला मास, क्योंकि ये तो मुझे पता है ना, इसका मास तो दे रखा 1.5 ग्राम, ये मुझे मास चाहिए। ओके, तो कितना मास मुझे चाहिए, तो 7/40 मोल्स। तो 7/40 मोल्स का मास कितना होगा, 7/40 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास होता है 32, सो 7/7 मल्टीप्लाइड बाई 8/10 दैट इज इक्वल टू 5.6 ग्राम। ये आ गया ऑक्सीजन का मास। नाउ अब देखते हैं भाई
चेक करते हैं कि वैलिड हो रहा है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास की नहीं हो रहा है. सो वी हैव द लेफ्ट वन पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. 1.5 gram we have given the ethane gas. Oxygen just we have calculated here 5.5 gram, and after the reaction we can write here after the reaction 4.4 gram 4.4. ओके 2 मोल्स के लिए 4.4. ये कहाँ से दिया गया है? ओके 1 सेकेंड 2 मोल्स के लिए 4.4. ओके नॉट नीड टू वरी, इट इज गिवन. ओके 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.7. यस, तो सब चीजें दी गई है ऑलमोस्ट. तो चलिए सम करते हैं. हमें निकालना क्या था? हमने केवल ये निकाला इस क्वेश्चन में. ओके अब मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा. तो ऐड करता हूं तो 1.5 प्लस 5.6 दैट इज इक्वल टू 7.1 एंड 4.4 प्लस 2.17 इक्वल्स टू 7.1. तो दिख रहा है हमको कि ये रिएक्शन जो है बिल्कुल सही है. एंड प्रोडक्ट ऑफ मास इक्वल्स टू रिएक्टेंट का मास जो है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है दोनों साइड का. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है. सो दिस इज कंप्लीट अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. स्टे ट्यून विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.